इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी इन प्रेजेंट टाइम्स, यहाँ पर एनर्जी जो है इकोनॉमिक पावर्स में तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती ही करती है, बट आज के टर्म्स में हमें एनर्जी को यहाँ पर इन्वायरमेंटल एफर्ट्स के टर्म्स में भी देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इंडिया में आखिर एनर्जी सिनेरियो जो है वो क्या है, हमारी एनर्जी जो होती है वो डिराइव कैसे होती है, और आने वाले समय में हम कैसे सोच रहे हैं कि जो हमारी एनर्जी इकोनॉमिक पावर्स में तो कंट्रीब्यूट करे ही करे, बट साथ में हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को भी कॉम्प्लीमेंट करे। आज हम इन्हीं सब बातों को डिटेल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। अगर हम एनर्जी सिनेरियो की बात करें किसी भी कंट्री के लिए, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चीजें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यही एनर्जी जो होती है वो जेनरेट होती है या तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनसे, नहीं तो आपको ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे। थैंकफुली इंडिया ऐसी कंट्री है कि वी आर हेविली इंडोर्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, बट हमारी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस इतनी तेज है कि हमारी एक काफी बड़ी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पर भी है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप की हम बात करें प्रेजेंट समय की, तो यहाँ पे दो मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन सबसे पहले, दूसरा एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पर जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके साथ एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर इस एनर्जी की डिमांड को बिजनेसेस के, इंडिविजुअल को, एंटिटीज के, उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट हमारे पास एक डाइवर्स एनर्जी मिक्स है जहां से हम एनर्जी को डिराइव करते हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेज हो, या फिर जैसा कि मैंने कहा एक बड़ा चंक जो है वो इंपोर्टेड ऑयल से भी आता है। बट इस वक्त क्योंकि हमें जरूरत है कि हम अपने सारे एफर्ट्स इवन इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स प्रोटेक्शन, तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी का फोकस है ट्रांजिशन पर एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, जहां हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की एनर्जी डिमांड तो मीट हो, बट यहाँ पर हम साथ में प्लैनेट का भी पूरा ध्यान रखें। और इंडिया का एम है यहाँ पर कि एक बैलेंस क्रिएट हो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में, सस्टेनेबिलिटी के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। तो यहाँ पे जरूरी है समझना सबसे पहले कि हमारा एट प्रेजेंट एनर्जी मिक्स कहाँ है, कहां से हमारे एनर्जी सोर्सेज हम एनर्जी डिराइव करते हैं, और फिर हम बात कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन जो है आखिर आने वाले समय में कैसे होने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23। बट यहाँ पर हमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमारी नीड जो है वो इससे ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई वी आल्सो हैव टू इंपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो बेस है वो रैपिडली बढ़ रहा है, और यहाँ पे कई इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, चाहे जैसे कंसेशनल लोन्स हो, टैक्स हॉलीडेज हो या 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस हो। अगर हम एक वक्त अभी इस वक्त अपना प्रेजेंट एनर्जी मिक्स देखें, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसमें आप देख सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो विंड पावर से आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है सोलर पावर से आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लिमिटेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करने के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन जो 22 कंट्रीज के साथ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसका भी शुरुआत कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी बड़ा फोकस है, किस तरफ है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन है वो ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो। और इसी वजह से अगर हम करंट फेज की बात करें, करंट स्टेटस की बात करें, इंडिया का एनर्जी सेक्टर जो है वो एक सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन में है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ बढ़ती हुई हमारी एनर्जी डिमांड,
हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सेटिस्फाई करने वाली एनर्जी प्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमारे जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स को फुलफिल करे वैसा एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। इस वजह से यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में हैं और यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है इसी वजह से वो इस वक्त बढ़ता हुआ है और एट प्रेजेंट हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी के टर्म्स में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स है जहां पर हम चाह रहे हैं कि एक सर्टेन राइजिंग डिमांड को हम फुलफिल कर सके, हमारे रिसोर्सेज जो है डाइवर्सिफाई हो सके और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो है फुलफिल हो। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स है हमने काफी एम्बिशियस रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो बट साथ ही साथ हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो उसीलिए हमने टारगेट लिया कि 500 गीगावाट्स का प्रोडक्शन होगा रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2030 एंड इसके अलावा नेट जीरो कार्बन एमिशंस का भी टारगेट है हमारे पास बाय 2070। तो यहाँ पर हम अपने पर्सनल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हम ग्लोबल कॉज भी जो है, हमारा प्लैनेटरी कॉज भी है, उसमें भी रेलेंटसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर के तहत। अब जरा इस एनर्जी मिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस एनर्जी मिक्स का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो कोल है। कोल जो है वो काउंट करता है 50% ऑफ पावर जनरेशन और यहां पर इसका रोल जो है कोल का ग्रेजुअली कम किया जा रहा है। Why? Because it leads to greenhouse gas emissions और हमारे जो टारगेट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हैं। सो वी आर ट्रांजिशनिंग टूवर्ड क्लीनर एनर्जी। तो यहाँ पर इवन दो कोल का बहुत डोमिनेंट प्रेजेंस है यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रेजुअली इसे कम करने पे फोकस है। इसके अलावा अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है जिसपे हमारा एक्सेसिव रिलायंस है और यहाँ पर ये जो रिलायंस है वो फुलफिल हो रहा है इंपोर्ट से, जहां पर 85% ऑफ क्रूड ऑयल और 50% जो नेचुरल गैस है वो इंपोर्ट हो रहा है। इसको भी एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग कि अपने सोर्सेज जो है, अपनी पार्टनर कंट्रीज जो हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि हम अपने सारे एग्स एक बास्केट में ना डालें। अगर हमारे पास एक ही सोर्स होगा, एक ही पार्टनर होगा तो हमें सप्लाई शॉक्स लग सकते हैं, बट इसीलिए इंडिया यहाँ डाइवर्सिफाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ ही इंडिया ने गुआना के साथ MOU साइन किया है यहाँ पर क्रूड ऑयल परचेज के लिए। तो यहाँ पे द रीजन टू पार्टनर इंक्रीज पार्टनर्स इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, ताकि यहाँ पर हम एनर्जी के लिए डिपेंडेंट ना रहे और यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है हमारे रिलेशंस के थ्रू बनी रहे। इसके अलावा अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हम रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं और इस वक्त 30% का कंट्रीब्यूशन है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, जिसमें अभी ही हमने बात की थी, जिसमें हेडलाइनर्स हैं विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। इसके अलावा द अपकमिंग मंथ्स हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियस, यहाँ पर अभी तो कंट्रीब्यूशन जो है हाइड्रो पावर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का कंपैरेटिवली कम है, बट आने वाला समय जो है वो हाइड्रो पावर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का है और यहाँ पर आने वाले समय में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो एनर्जी सप्लाई में एक बड़ा पार्ट, एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है प्ले करेंगे। अब यहाँ पे जरा नंबर्स के तहत बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की तो इसमें कोल जो है आप देख सकते हैं इसका मेगावाट जो है 2 लाख मेगावाट से ऊपर प्रोडक्शन है, 51.7% शेयर जो है टोटल में है। लिग्नाइट इज अगेन अ वेरिएशन ऑफ कोल। कोल जो है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट के वेरिएशन में आता है। लिग्नाइट का कंट्रीब्यूशन है 1.7%, गैस का कंट्रीब्यूशन है 6.3% और डीजल का कंट्रीब्यूशन है 0.1%। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, ये कैटेगरी जो है फॉसिल फ्यूल्स की देखें तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 60% जो है 59.8 वेरी क्लोज टू 60% इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स और इसीलिए हम ट्रांजिशन भी करना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के नंबर्स देखते हैं, हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़े अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रो पावर में आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 11.9% का है। विंड, सोलर
और अदर रिन्यूएबल एनर्जी का देखें तो 26.5% का है। बट इसमें अगर आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो विंड का 10.2% है और सोलर का 12.5% है। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी का 0.1% है जो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। स्मॉल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन आप देखें तो 1.2% है। टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल्स का 40.2% है। एंड द फोकस इज टू इनहैंस दिस, आने वाले समय में इस 40.2% को बढ़ाना है। और वहां जो फॉसिल फ्यूल का नंबर देखा हमने 59.8% का फोकस इस चीज पे भी है कि उससे रिलायंस कम करके हम अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करें। अब यहाँ पर जरूरी है समझना कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है और इसके बेनिफिट्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। सबसे ऑब्वियस बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन। यहाँ पर जो ट्रांजिशन कर रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उससे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम होंगे, जिससे हमें क्लीनर एनवायरनमेंट और जो हम आने वाले समय में बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, नेट जीरो गोल्स की, वो ऐसे ही फुलफिल हो पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक नया सेक्टर क्रिएट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जिसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें ग्रोथ देखी जाएगी और साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के एनर्जी मिक्स को। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर हो चाहे विंड हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है जो कम होगी और साथ ही साथ इनके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम है फॉसिल फ्यूल से। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग का भी हमें इस ट्रांजिशन से फायदा देखने को मिलेगा और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी अगर रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में बढ़ेगी, और जिससे फर्दर एडवांसमेंट हमें एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर ऑफ दिस ट्रांजिशन एंड दिस इज अ वेरी वेल थॉट ऑफ ट्रांजिशन। बट यहाँ पे जरूरी है कि हम इन चीजों को अंडरलाइन करें और समझे कि साथ ही साथ ऐसे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं कि इंडिया जो है फुल फ्लेजेड इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे खड़ा है वो एनर्जी डिमांड और सप्लाई का है। यहाँ पे एनर्जी डिमांड पॉपुलेशन के साथ बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन एट प्रेजेंट हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्डर बन चुके हैं एक तरीके से, और यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से एनर्जी डिमांड हाई है और हमारी डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर जा रही है। हाँ, उसके अलावा हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, इस वक्त ये जो ट्रांजिशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉकेज है। ये जो हैवी रिलायंस है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे और नेचुरल गैस पे। इसके अलावा जो एक्सेसिव डोमिनेंस है कोल का एनर्जी मिक्स में, वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूरी है कि प्रॉपर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसमिशन का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और स्टोरेज फैसिलिटीज हो। इसके अलावा एनर्जी एक्सेस, रूरल एरियाज में आज भी यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज में अगर आप बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आज भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस कर रही हैं, लॉसेस फेस कर रही हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर जो है, जो ट्रांजिशन हमें दिख रहा है कि कल का बहुत सुनहरा कल है, उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हैं और इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करके इनको रिजॉल्व करके ही हम एक्चुअली आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इनका रिकॉग्निशन होना और इन पे काम करना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त जो इंडिया ट्रांजिशन में है इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी सेक्टर, ये आज की इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और जरूरत है कि इस टाइम में हम अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करें, अपने रिन्यूएबल एनर्जी बेस बढ़ाएं और अपने चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए यूज करें अपनी आने वाले समय की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहाँ पर आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स यू कैन सेंड इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।